तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज वापस से हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है बाढ़ की संभावनाएं। बहुत ही बढ़िया हमारे ऑथर जिसको हम कहेंगे एक अच्छे गजलकार है एंड उसका नाम है दुष्यंत कुमार जी। आज हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर करेंगे। पर सबसे पहले हम समझेंगे कि बाढ़ की संभावना एग्जैक्टली क्या काम करता है एंड गजल क्या होता है। पर पहले हम दुष्यंत कुमार जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी का जन्म हुआ है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में, और उच्च शिक्षा उसने इलाहाबाद में प्राप्त की। सरकारी नौकरी एंड कृषि उद्योग के अंदर उसका कार्य हुआ। ज्यादातर हमारी जो देश के अंदर पुरानी रूढ़ी है, साम्राज्यवाद है, उसको खत्म करने के हमेशा उसका कार्य रहा। और उसकी गजल के अंदर हमेशा उसने एक नए नए प्रयोग किए जिसके कारण से गजल की परंपरा जो है उसका थोड़ा सा ढांचा उसने अस्त व्यस्त किया। पर हिंदी संसार के अंदर एक सबसे बेहतरीन गजलकार के हिसाब से अगर प्रसिद्ध हुए तो हमारे दुष्यंत कुमार जी है। अब हम समझेंगे उसकी कौन कौन सी बुक्स आई। जैसे है साये में धूप, है ना, ये उसकी सबसे प्रसिद्ध गजल संग्रह है। गजल आपने सुनी होगी, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या चीज है। ये बहुत ही अच्छी गजलें होती है। जो ये जो शाम का टाइम होता है 5-6 बजे, उस समय काफी सारी महफिल जो बनती है जिसमें शराब, धीरा सा संगीत एंड ऐसी एक गजल अगर मिल जाए तो पुरानी यादें, संस्मरण और प्यार के और विरह के मिलन की बहुत सारी बातें हमें गजल में मजा आती है और सुनने को भी मजा आता है। सबसे बेहतरीन गजलिस्ट अगर कोई थे दैट इज जगजीत सिंह जी। और काफी सारे लोगों ने उसकी गजलें सुनी होगी जगजीत सिंह जी की। एक कंठ विषयापी, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत, ये उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति यानी रचनाएं हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, ये उसके उपन्यास यानी कि नॉवेल थे। प्रस्तुत जो गजल है उसके अंदर जो भाव बताया गया है वो बहुत ही बेहतरीन भाव है। क्या कहते हैं कि आज की जो देश की जनता है उसकी हालत सही में उदासी के माहौल में है। जरूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है। लोगों में जन विरोधी नीतियां और योजना के विरुद्ध काम करने का साहस नहीं है, और उसके कारण से संगतता के सामने विसंगतता दिखाई है। तो देखते हैं आज के जनमानस की ये बातें किस तरह से हमें दुष्यंत कुमार जी समझाना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये गा भी सकते हैं पर मैं इतना अच्छा गाने वाला सिंगर नहीं हूं, सो मुझे जितना आता है उतना गाऊंगा। कि बाढ़ की संभावनाएं सामने है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं। चिड़वन में आंधियों की बात मत करो, इन दरख्तों में बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं, जिस तरह से टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखने किस दिन, उस समय तो हमारे पांव भी कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बनाओ इस सभा में, हम नहीं आदमी हम तो झुनझुने हैं। अब तड़पती सी एक गजल कोई सुनाए, हम सफर औंधे हुए हैं अनमने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो दो लाइन दे रखी है। इसको आप शायरी या शेर कह सकते हो। दो दो की पैर के अंदर हमेशा गजल लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दो दो के हिसाब से तीन इसमें है, तीन इसमें, टोटल 6 शायरिया है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लास्ट में हमेशा मोरल होता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कवि कि नदी के किनारे बाढ़ की संभावनाएं होती है, पर फिर भी मनुष्य ऐसा है कि हमेशा साहस करता रहता है और हमेशा प्रकृति के सामने अपना एक किनारा बनाता रहता है और उस किनारे पे अपना घर यानी कि एक सपना भी सजाता है। तो मनुष्य हमेशा फाइट करने में बिलीव करता है, वही यहाँ पर कहने की बात है। दूसरी लाइन में बताया गया है कि चीड़ वन के यानी कि एक चीड़ नाम का पेड़ आता है और उसका जो तना होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। थोड़ी सी आंधी आ जाए तो वो पेड़ गिर पड़ता है।
और हम इंसान ऐसे हैं कि ये जंगल के किनारे भी हम अपना गांव, अपना शहर, अपना नगर और हमारा घर बसाते हैं। हमें पता है कि चीड़ वन के अंदर थोड़ी सी आंधी आ जाएगी और ये चीड़ वन का जो चीड़ पेड़ है उसके तने नाजुक होने के कारण से उसकी दरख्तें, उसकी डालियां हम पे गिर जाएगी, हम मर सकते हैं। पर नहीं, हम तो साहस में बिलीव करते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारी ये सिचुएशन हम ये बताना चाहती है कि हर बार नई सरकार आ जाती है और हमें पता है कि ये भी हमें धोखा देगी, पर फिर भी उस सरकारी कर्मचारी पे, उस सरकारी बाबू पे, उस सरकारी नेता पे हम भरोसा करते हैं और फिर वापस से हमारा वो भरोसा तोड़ के चले जाते हैं एंड वापस से हम हंसते हंसते वापस से एक नए नदी किनारे पे अपना घर बना लेते हैं, है ना? इसी तरह से हम टूटे हुए हमारे चेहरे हैं, जिस तरह से आईने, क्योंकि हर बार हमारा जो चेहरा है वो एक नई परछाई, एक नए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करता है। हमें लगता है आज ये नहीं तो कल वो ही सही, हमें कोई ना कोई तो समझा ही देगा, कोई ना कोई तो सेटिस्फेक्शन दे ही देगा, परंतु ऐसी शक्ति हमारे में नहीं है। पर फिर भी कोशिश तो हमारी जारी रहती है। जिस तरह से कहते हैं ना कि घर के अंदर अच्छा सा कालीन यानी कि कारपेट बिछाओ, परंतु क्या आपको नहीं लगता है कि कारपेट खराब होगा? होगा ही ना। उसके अंदर पाँव में कीचड़ आएगा, धूल आएगा, बहुत सारी चीजें होगी। यानी कहने का मतलब यही है कि खूबसूरती तभी अच्छी लगती है जब हार्डवर्क होगा, है ना? हमेशा 2 टाइम पे आपको खाना अच्छा लगता है, या तो आपको दबा के भूख लगी है तो, या फिर सही में मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया तो। यहाँ पर हमें यही बताना चाहते हैं कि कालीन तभी घर में आएगा ना जब आपकी मेहनत होगी। और वो मेहनत के साथ हमें ये भी बताना चाहता है कि जब पाँव खराब होंगे, काम हार्डवर्क वाला होगा, तो ही तो घर में कालीन आई होगी। इस तरह से हमारा काम हार्डवर्क का है, पर फिर भी कहीं न कहीं उसके अंदर गंदगी तो है ही है। जिस तरह से चाहो हमें सभा के अंदर कहीं न कहीं बुला लो। हमारा मन भी ऐसा है, थोड़ी देर नेता को मान लेते हैं, थोड़ी देर हम अपने मित्र पे भरोसा करते हैं, इवन इतने हम खराब हैं कि कभी-कभी हम शत्रु के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं। पर हमारी हैसियत के हिसाब से कभी इस सभा में तो कभी इस जगह पर हम ऐसे आदमी हैं कि कभी झुनझुने की तरह कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी इसको माफ कर देते हैं, कभी उसके दुश्मनी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि हम अनमने हैं। हमें कभी अगर माँ थोड़ी-सी स्माइल दे दे, तो माँ को अपना फेवरेट बना लेते हैं। कभी पापा हमें गिफ्ट दे देते हैं, तो हम पापा को अपने फेवरेट बना लेते हैं। और हाँ, अगर दोनों सामने आ जाए, तो हाँ, हमारा पुराना डायलॉग कि नहीं, मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर हम सरकार के साथ अगर बात करें या अपनी लाइफ के साथ बात करें, हमारी लाइफ कुछ इसी प्रकार से कभी इधर, कभी उधर, कभी ये, कभी वो। तो ये हमारी पोएट्री थी। आज हम इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे दरख्त का मतलब होता है बड़ा सा पेड़, कालीन का मतलब होता है बड़ा सा गलीचा जिसको हम कारपेट कहते हैं। चीड़ एक पर्वतीय प्रदेश होता है, वहां पर एक लंबा सा ऊंचा सा उड़ने वाला एक पेड़ होता है जिसका लीसा नामक गोंद एक प्रवाही होता है या लिक्विड होता है, जो हम टर्पेंटाइल ऑयल के हिसाब से भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अगर पेड़ टकराए तो वहां पर आग भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो कहने का मतलब है कि पर्वतीय प्रदेश के अंदर भी तो इंसान रहता है, और कहाँ रहता है? उस पेड़ या उस जंगल के पास जहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा है, वहां पर। आईना का मतलब होता है दर्पण, मिरर। झुनझुना एक खिलौना है जो आपके हाथों में बचपन में आपने भी खेला होगा। नाजुक का मतलब होता है मुलायम, कोमल। तना यानी पेड़ का जमीन के ऊपर का एक मोटा हिस्सा जिसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है? गुजराती में ना थर्ड कहवाय। तड़पती सी यानी कि बेचैन करने वाली, और हम सफर साथ में सफर करने वाले को कहते हैं, या सहयात्री या साथी को कहेंगे। अनमना यानी कि उदास यानी कि शिथिल को कहा जाता है। नाउ बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर के बारे में। याद रखें, हमेशा जब भी लॉन्ग आंसर लिखे, सब लोग लॉन्ग आंसर लिखेंगे, पर आपका अगर लिखने का, लॉन्ग आंसर लिखने का थोड़ा सा अगर अलग तरीका होगा, तो दूसरों से आपको 1 या 1.5 या 2 मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। कैसे? देखो, इस लॉन्ग आंसर के अंदर सिर्फ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है? क्वेश्चंस क्या है? कवि सोए हुए साथी को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहते हैं? सब लोग इतना सा ही आंसर लिखेंगे, पर हम 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करके आंसर लिखेंगे।
एंड फर्स्ट जो रहता है दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखना है कि हमेशा कविवर का नाम लिखना है। हमारे जो कवि है या गजलिस्ट है उसका नाम है दुष्यंत कुमार जी, उसको रिस्पेक्ट दिया हमने, कविवर करके, ठीक है। तो किस तरह से इंट्रोडक्शन बनाया मैंने, प्रस्तुत गजल, गजल यहाँ पर इसका साहित्य प्रकार मैंने लिखा है, और फिर लिखा है काव्य का नाम कि प्रस्तुत गजल बाढ़ की संभावना में कविवर श्री दुष्यंत कुमार जी ने हमारे जीवन, जो समसामयिक जीवन है, उसमें मानव की परिस्थिति का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके 4 पार्ट्स में भी आप आंसर लिख सकते हो। आप डायरेक्ट छोटी सी एक लाइन छोड़ दो एंड फिर आप डायरेक्ट आंसर लिखो कि कवि के साथ चलने वाले लोग अर्ध निंद्रा में स्थित है, ऐसा कहते हैं। कवि को उदासी छाई है कि जहां पर भी देखो किसी के पास उत्साह ही नहीं रहा है, काम करने का मजा ही नहीं रहा है। वो अपने खिलाफ हो रही सारी चीजों का विरोध भी नहीं करते हैं, जो भी है सरकार ने दिया स्वीकार कर लो। और इसलिए कवि कहता है कि किसी के अंदर नई चेतना, नई जागृति नहीं है, तो कवि सबके अंदर नई चेतना और जागृति लाना चाहते हैं और वो उसे जीवंत भी बनाना चाहते हैं। तो ये 4 पार्ट हो गया क्या, कि लोग अर्ध निंद्रा में हैं, लोगों में उदासी है और उत्साह बिल्कुल भी नहीं है, और सभी जो है वो इसके खिलाफ कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है। तो कवि चाहता है कि सबके अंदर नई चेतना और जागृति लाए ताकि सब जीवन बन जाए। ये 4 पॉइंट लिखे एंड फिर एक लाइन छोड़कर ये जो क्वेश्चंस है उसको हम रिपीट करते हैं किस तरह से, कि इसलिए वह उन्हें तड़पती हुई गजल सुनाना चाहते हैं ताकि उसके अंदर चेतना उत्पन्न हो और सब आगे बढ़े। तो इतना इजी ये आंसर है। सिर्फ आपको ये मेन पॉइंट है, यानी कि अर्ध निंद्रा है, उत्साह है, विद्रोह है और जीवंत या जागृत या चेतना, ये 4-5 वर्ड लर्न कर लो, आपकी ये पूरा का पूरा आंसर जो 4 मार्क का होता है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। बस लिखने का तरीका थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। नाउ सेम ऐसा ही कार्य हम सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है सेकंड, चेहरों को आईने के समान टूटा हुआ क्यों नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसी तरह से कि प्रस्तुत गजल बाढ़ की संभावना में कविवर श्री दुष्यंत कुमार जी ने समसामयिक जीवन में मानव की परिस्थिति का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने बनाए हैं 5 पॉइंट। जैसे बताया है कि आईने टूट जाते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, ये बेकार हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि लोगों के चेहरे भी आईने की तरह टूटे हुए हैं, वे उदास है, मायूस है, उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगना है, फालतू लगता है, परंतु वह आईने नहीं है, मनुष्य है। परिस्थिति उन्हें भले तोड़ दे परंतु वो अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन अवसर मिले तो उसके मन टूटे हुए को दूर करे और अपने अरमान, अपनी इच्छा की फसल को लहलाए ताकि वापस से वो अपना एक नया जीवन ले सकते हैं। और इस तरह से हमने क्वेश्चन रिपीट किया, इस तरह से चेहरों को आईने के समान टूटा हुआ नहीं बताया गया है। तो इस तरह से हमारे 5 पॉइंट के आधार पे ये लॉन्ग आंसर भी इजीली आप स्कोर कर सकते हो 4 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, बाढ़ की संभावना, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से ये सबसे ज्यादा अभी तक पूछा जाने वाला लॉन्ग आंसर है, आप इसको आईएमपी के तौर पे लिखिएगा। बाढ़ की संभावना गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में बताओ कि एग्जैक्टली इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखो मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इस गजल के माध्यम से कवि हमें ये कहते हैं कि देश की जो जनता यानी कि लोग है उसमें क्या है, उदासी का माहौल है, सब उदास बैठे हुए हैं, जरूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, लोगों में जन विरोधी नीतियां या फिर जो योजना है उसका विरोध करने का साहस समझ लो जीरो हो चुका है, जिसने कुछ करने की इच्छा है उसे उसका मौका नहीं दिया जा रहा है, लोगों को वैभव के सपने दिखाते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा दिखा दिखा कर सिर्फ बहलाया जाता है, गरीबों को खिलौने की तरह मनचाहा इधर से उधर इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार इस गजल के अंदर हमारे भारत देश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स का यथार्थ भाव कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है। तो बहुत बेहतरीन ये आंसर है, आप इजीली इसको लिख सकते हो। आपको ये पॉइंट अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसके अलावा भी आप अपने ऑन वर्ड में भी लिख सकते हो। आपकी जो अभी भारत देश की जो समस्या है, कोरोना की समस्या है, पॉलिटिक्स की समस्या है,
देश का विद्रोह है, युवा की जागृति है, तो आप उसका भी पॉइंट आउट इसके अंदर कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कुछ इसके अंदर के जो पोएम की लाइन है या शब्द है उसका इस्तेमाल जरूर करें। नाउ इसके बाद है टू लाइन आंसर। टू लाइन आंसर जब भी हम लिखते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा आपका फेवरेट साइड, अगर आपको लेफ्ट अच्छा लगता है तो लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। वहां पर आपको सबसे पहले काव्य का नाम लिख देना है। जैसे काव्य का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है बाढ़ की संभावना। फिर कवि का नाम लिख दो, दैट इज यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी लिखा है। एंड साहित्य प्रकार है गजल। ठीक है, आपको ऐसा बॉक्स नहीं बनाना है, मैंने ऐसे ही आपको समझाने के हिसाब से बॉक्स बनाया है। तो 3 लाइन के अंदर आपने काव्य, कवि और साहित्य प्रकार लिख दिया, या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। लिखने के बाद आप आंसर लिखो तो उसका एक लुक अच्छा आएगा, दूसरों से डिफरेंट लगेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस देखते हैं, उसका आंसर भी। कवि को किसकी चिंता, उसकी चिंता क्यों है कि वह घर नदियों के किनारे बने हैं? तो उसका आंसर है कि नदी में अक्सर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल, बड़ा रूप भयंकर हो जाता है। वो अपने साथ घर, पेड़, फसल, पशु, इन सबको भी बहा ले जाती है। और नदी के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि बाढ़ की चपेट में अगर आ जाए तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही इजी आंसर है। आप आसानी से उसको 4 पॉइंट में लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिलेगा। बस आपको याद रखना है ये फॉर्मेट है ना, और फिर आप 4 पॉइंट में लिखोगे तो इजीली इसके 2 मार्क्स गारंटेड मिलेंगे, है ना। काफी सारे वर्ड है ना इसके अंदर ही होते हैं, तो याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर नदियां है, घर लिखा है, चिंता लिखा है, तो प्लीज आप हमेशा याद रखिए कि इसके वर्ड आप बार बार अच्छी तरह से रिपीट करें। एंड ये वर्ड रिपीट करने से क्या होगा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होगी। सो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इसका भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? तो उसका आंसर है, चीड़ के पेड़ों के तने यानी कि जो उसका ट्रंक, उसका जो बेस है वो बहुत ही नाजुक होता है। जैसे तेज हवा आएगी या झोंका आएगा तो टूटकर गिर सकते हैं। यदि चीड़ वन में आंधियां आएगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष कैसे हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, यानी कि नीचे गिर जाते हैं। और इसके साथ साथ मनुष्य को भी नुकसान होता है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, आदमी को झुंझुना कहने का क्या तात्पर्य यानी क्या मतलब है, समझाओ। तो किसी भी व्यक्ति की राय का महत्व या उसे अपनी बात को कहने का मौका न देना। वह उस पर अपना निर्णय थोप देना चाहता है, उसको अपने ढंग का उपयोग करना आदमी को झुंझुना बनाया, कभी इधर कभी उधर। आदमी को इसलिए यहाँ पर, गरीबों को यहाँ पर इसलिए यहाँ पर झुंझुने की तरह बताया कि थोड़ी ये योजना बता दी, थोड़ा ये बेनिफिट बता दिया, और सरकारी योजना का ना बेनिफिट होता है और ना ही कोई इस्तेमाल होता है ना। अभी क्या बताया था गवर्नमेंट ने कि 2000 लाख करोड़ आपको मिलेगा, पर पता कहाँ कहाँ लगे, पता ही नहीं चला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लाइन आंसर। हमेशा याद रखें वन लाइन आंसर के अंदर जो मेन वर्ड होता है उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करें। घर कहाँ बने हैं, तो आंसर है नदी के किनारे। तो ये नदी के किनारे, उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट होगा एंड अच्छा भी दिखेगा। और जब भी शॉर्ट आंसर्स लिखो, एक लाइन छोड़ दो ताकि थोड़ा अच्छा दिखे एंड आपको अच्छे मार्क्स मिले। एंड मेन वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने से क्या होता है, चेकर को भी इजीली आपका आंसर मिल जाता है। तो जितना उसको इजीली आप दोगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा। दरख्तों के तने कैसे हैं, तो दरख्तों के तने नाजुक है, बहुत नाजुक है। कवि ने झुनझुने किसे कहा है, तो कवि ने सभा में आए लोगों को झुनझुने कहने का निर्णय यानी कि निर्णय ठोक देने वाला मनचाहा उपयोग करने वाले को कहा गया है। कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? कवि के पांव का उस समय कीचड़ में सने हुए यानी कि खराब है, और इसलिए वो कालीन में नहीं देखना चाहते, नहीं प्राप्त करना चाहते ना। उसके बाद आपको एमसीक्यू भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर उसके एमसीक्यू दे रखे हैं। तो उसके आंसर भी यहाँ पर है कि कौन सी संभावनाएं सामने है, तो राइट आंसर इज अ बाढ़ की संभावना। कवि ने किस वन का जिक्र किया है, तो चीड़ वन का जिक्र किया है। हम सफर कैसे है, तो के हम सफर औंधे है। उसके बाद है समानार्थी शब्द, इज अ संभावना का मतलब होता है मुमकिन होना। नदी का मतलब होता है सरिता, दरख्त का मतलब होता है पेड़, नाजुक का मतलब होता है कोमल, आईना यानी शीशा या दर्पण, कालीन यानी गलीचा, कीचड़ यानी दलदल, हम सफर यानी सहयात्री, अनमना उदास या खिन्न को कहेंगे। ऑपोजिट है आमने सामने, सामने पीछे, बहुत कम, कम बहुत।
नाजुक सख्त टूटना जुड़ना दिन रात आदमी हैवान। ना उसके बाद है शब्द समूह। नदी में पानी का बढ़ जाना उसको बाढ़ कहते हैं। वह वृक्ष जिसपे टर्पेंटाइन तेल निकलता है उसको चीड़ कहते हैं। धूल भरी तूफानों की हवा को आंधी कहेंगे। पेड़ का मोटा सा भाग जहां पर से शाखाएं यानी कि ब्रांचेस निकलती है उसको तना कहते हैं। पैरों में चिपकने वाली गीली मिट्टी को कीचड़ कहेंगे। झुनझुन आवाज करने वाला खिलौने को झुंझुना कहेंगे। और साथ में सफर करने वाले को हम सफर कहेंगे। अब इसके बाद है विशेषण पहचानो। तो दरख्त तो बहुत नाजुक तने हैं। तो तने कैसी है तो क्या नाजुक। तो आपको नाजुक विशेषण मिल गया। पर कैसा विशेषण है तो इसका गुण बता रहा है इसलिए इसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। फिर हम सफर अनमने है। तो हम सफर कैसे हैं तो क्या अनमने है। तो अनमने हमारा विशेषण बना और ये विशेषण है उसका गुण बता रहा है इसलिए उसको गुणवाचक विशेषण में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिए हैं और ये उसके राइट आंसर्स है। जैसे लिखा है घर नदी का किनारा नहीं बहने चाहिए। तो घर नदी के किनारे नहीं बनने चाहिए। नदी के किनारे ये उसका राइट आंसर हुआ। ठीक है। उसी तरह से आंधी में कितने पेड़ गिर गए। लोग अपने चेहरे आईने में देखते हैं। यह दुष्यंत कुमार जी की गजल है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। उसने अपना नाम रोशन किया। तो कितना उल्टा पुल्टा होता है उसको हमें करेक्ट करना यानी कि सही करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ढूंढना चाहिए गूगल करना चाहिए कि भारत देश में कितनी भाषाएं लैंग्वेज बोली जाती है ना। और बहुत सारी बोलियां भी है। जैसे गुजराती भाषा अगर देखें तो गुजराती के अंदर भी एक गुजराती भाषा है पर बोली बहुत सारी है। जैसे सुरती है, मैसाणी, अहमदाबाद, चरोतरी, काठियावाड़ी, कच्छी बोली, ऐसी बोली बहुत सारी है। तो बहुत सारी बोलियां है। तो फाइंड आउट जरूर करिए गूगल के अंदर कि कितनी सारी लैंग्वेज है भारत में और कितनी सारी बोली है। आप इसका जरूर देखिएगा। ठीक है।